छोटा अभी सबसे पहला जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला चैप्टर है उसके डाउट्स ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारा 9th Jan 2019 सेकेंड शिफ्ट। क्या दे रखा है? चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर with a volume charge density given by expression। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है a by r square into e की पावर minus 2r by। if q is the total charge of the charge distribution, the radius capital R is। टोटल चार्ज तुम्हें कैपिटल क्यू बता रखा है स्फीयर के ऊपर और उसका रेडियस तुमसे पूछ रखा है। तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, कुछ दिमाग लगाने के लिए फेस वाला पार्ट तो दिख नहीं रहा मुझे इसके अंदर। ये स्फीयर है, इसका रेडियस अभी के लिए मैं कैपिटल आर लेट कर लेता हूं। इसमें चार्ज निकालने के लिए सेंटर से x दूरी पे dx थिकनेस का एलिमेंट। सेंटर से x दूरी पे चार्ज डेंसिटी कितनी मिल जाएगी? a बाय एक्स स्क्वेयर इंटू ई की पावर माइनस 2x बाय ए। चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ये तुम्हारे सामने जो मैंने एलिमेंट ले रखा है इस एलिमेंट का वॉल्यूम। एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई, रेडियस x है तो 4 पाई एक्स स्क्वेयर, थिकनेस कितनी है? dx। एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, इस एलिमेंट पे चार्ज आ गया और ऐसे हर dx थिकनेस के एलिमेंट पे चार्ज निकाल के सबको ऐड करके टोटल चार्ज निकालना है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से। बस इंटीग्रेट करके जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसे इक्वल टू कैपिटल क्यू रखना है और रेडियस निकालना है। ठीक है। 2019-20 के क्वेश्चन जो थे वो ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड थे, कॉन्सेप्ट कम लग रहा था और कैलकुलेशन लंबी चौड़ी थी। अब ये इंटीग्रेशन करने में मजा आएगा, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, बट अभी उसके बाद से जो हम पेपर्स देख रहे हैं तो उसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं है। पिछले 2-3 साल वाले जो क्वेश्चन आए हैं 22-23 में जो आए हैं स्पेशली, ठीक है, 24 में जो पेपर आए हैं 20 साल, ठीक है, वो सारे तुम्हारे कैलकुलेशन पे कम और कॉन्सेप्ट पे स्ट्रेस ज्यादा है। बट पुराने वाले जो पेपर्स देखोगे तुम 19 वाले 20 वाले, तो उनमें ये प्रॉब्लम आएगी। कैलकुलेशंस भी अच्छी खासी करा रखी है इन लोगों ने। खैर इसमें कैलकुलेशन वैसे मुझे लग रहा था ज्यादा होगी पर ज्यादा दिख नहीं रही, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। क्या क्या रह गया देखो, 4 पाई ए तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, e की पावर माइनस 2x बाई ए डी का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx क्या होता है? e की पावर x, e की पावर nx dx का इंटीग्रेशन मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन में 11th के अंदर पढ़ाया था। e की पावर nx बाय, तो e की पावर माइनस 2x बाय ए का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस 2x बाय ए अपॉन माइनस 2। लिमिट्स 0 से r सब्सटीट्यूट करके q से इक्वेट करके दोनों साइड से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हटाना पड़ेगा, लॉग वॉग में आंसर आ जाएंगे। करके देखना, कैलकुलेशन आ गया अपने आप। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा पूछा हुआ है? 52। क्वेश्चन नंबर 52 ये तुम्हारा आया हुआ है 2020 में, सितंबर में, 2 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम बना देता हूं मैं तुम्हारे सामने।
चलो ये डायग्राम बना दिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज में तुम्हारे सामने रीड कर रहा हूँ। अ चार्ज पार्टिकल मास m चार्ज स्मॉल q moves along x-axis with velocity v naught. When it passes through the origin, it enters a region having uniform electric field minus E j cap, which extends up to x equal to d. Equation of path of electron in the region for x greater than d बताना है। यहाँ पे तुम्हारे पास जो पार्टिकल है उसको इलेक्ट्रॉन बोल रखा है इसने, और क्वेश्चन में मास m चार्ज q दे रखा है। कंफ्यूजन क्रिएट कर दी इसने तो मेरे लिए। अब चार्ज इसका पॉजिटिव मानूं या इलेक्ट्रॉन मानते हुए चार्ज नेगेटिव मानूं? स्टार्टिंग में चार्ज पार्टिकल मास m चार्ज q, चार्ज पॉजिटिव। लास्ट टाइम लिख देता है इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज हुआ तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट, और नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट अपवर्ड डिफ्लेक्ट। इलेक्ट्रॉन मान के करूं अभी थोड़ी देर के लिए? इलेक्ट्रॉन मान के करता हूं, देखते हैं बाद में आंसर जो होगा उसके मैच कर रहा है नहीं कर रहा, फिर अकॉर्डिंगली कॉल ले लेंगे। चलो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स लगेगी अपवर्ड, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में डेविएट। और यहां पे आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से बाहर आ जाएगा। उसके बाद पाथ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो रीजन से बाहर जाने के बाद इसका पाथ बताना है हमें, और उस पाथ को बताने के लिए सबसे पहले तो जब ये यहां पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग, तो स्टार्टिंग में वी नॉट है तो फाइनल तक वी नॉट ही रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वर्ड गलत यूज कर रहा हूं, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट, वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम। टाइम लगेगा हॉरिजॉन्टल, सॉरी फिर बोल रहा हूं हॉरिजॉन्टल, अलोंग एक्स एक्सिस कितना चलना है? d। अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट v नॉट। टाइम कितना लग जाएगा? d बाय। और चलो जब तक ये यहां पे पहुंचेगा एक्स एक्सिस के अलोंग तो कितना डिस्प्लेस हुआ होगा? d के बराबर। y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो चुका होगा? तो मैं लगाने जा रहा हूं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई एक्सिस के लॉन्ग। वाई एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो यूटी वाला टर्म तो जीरो, हाफ ए टी स्क्वायर में एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम। टाइम कितना निकाला था हमने? डी बाय। तो ये तुम्हारे पास पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट पता है, और जिस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप tan थीटा। tan थीटा विल बी इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स। करो वी वाई बाय वी एक्स। ई कैपिटल ई डी बाय एम वी नॉट स्क्वायर। ई कैपिटल ई डी अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख के दिखानी है हमें। कैसे लिखूंगा मैं? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर y माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू स्लोप। तो तुम्हारे सामने जो मैंने स्ट्रेट लाइन बना रखी है उसके ऊपर मुझे y कोऑर्डिनेट पता है कितना? e कैपिटल E डी स्क्वायर अपॉन टू एम वी नॉट का स्क्वायर अपॉन x माइनस एक्स नॉट में x कोऑर्डिनेट मुझे पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर d इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप का एक्सप्रेशन e कैपिटल E d अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर। अब देखना है कौन से ऑप्शन से मैच करता है।
तो सही लिखा, x माइनस डी को मैं राइट में ले गया और लेफ्ट हैंड साइड पे y माइनस ये वाला जो टर्म था, इस टर्म में से भी मैंने जो ये राइट वाला एक्सप्रेशन है इसको बाहर लेके ब्रैकेट में क्या रह गया मेरे पास, d/2। अब ये नेगेटिव वाले टर्म को मैं राइट में ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो यहां पे ब्रैकेट में ये वाले टर्म तो कॉमन ले लूंगा, x माइनस डी प्लस d/2 क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, x माइनस d/2। जगह खत्म हो रही है, यहां लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू ई कैपिटल ई डी अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस d/2। देखना कोई बैठा क्या ऑप्शन, तो इसके नियरेस्ट बैठ रहा है बी वाला ऑप्शन। बी में बस x माइनस d/2 की जगह d/2 माइनस एक्स लिखा है, तो मतलब ये पार्टिकल को ऊपर नहीं नीचे भेज रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, पॉजिटिव चार्ज क्यों मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। ठीक है ना, चार्ज भी मैं ई ले रहा हूं, ये चार्ज को भी क्यू ले रहा है। आई बात समझ में आ रही है? या वैसे भी कर सकते हो, चार्ज क्या पढ़ोगे तुम, माइनस ही। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख रहे हैं तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस ही। तो इसने जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ई के टर्म्स में नहीं क्यू के टर्म्स में दे रखे हैं, तो मुझे ई को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, माइनस क्यू से। और जहां माइनस क्यू से रिप्लेस करूंगा x माइनस d/2 ऑटोमेटिकली d/2 माइनस एक्स बन जाएगा। यार इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नियरेस्ट ऑप्शन वैसे समझ में आ जा रहा है कौन सा आंसर होगा। चलो इसके बाद कौन सा पूछा हुआ है, 59, 57 ही 59, 57। नेक्स्ट जो इन्होंने पूछा है 8 जनवरी 2020 फर्स्ट शिफ्ट, डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे, नोट कर लिए वाला। देखो जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में सारा मार्क कर दिया मैंने। इस सर्कल का रेडियस डी मार्क किया हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड कर देता हूँ। 3 charged particles A, B, C with charges 4q, 2q and minus 2q present on the circumference of a circle of radius d. The charged particles A, C and center O of the circle formed an equilateral triangle as shown in the figure. कहाँ बन रहा है equilateral triangle? A, C and O. अच्छा ठीक है, ये एंगल 60 है ना, A, C और O मिलके क्या बना रहे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो A, C and O of the circle form an equilateral triangle as shown in the figure. Electric field at O along x direction बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे बतानी है along x डायरेक्शन। x एक्सिस के along इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है उसके टूवर्ड्स। तो 2q और माइनस 2q इन पे दिमाग लगा रहा हूं। देखो 2q से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी उससे अवे, माइनस 2q की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी उसकी टूवर्ड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये 2q बना रखा है, इस 2q को हटा के मैं यहां पे माइनस 4q कर दूं, एक ही बात है,
-2q की वजह से टूवर्ड्स, अगले -2q की वजह से भी टूवर्ड्स, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ना। चलो, और अब ये 4q और -4q और -4q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके टूवर्ड्स, इस -4q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके टूवर्ड्स। हमें क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। अगर मैं इसको E लिख दूं तो ये भी बाय सिमेट्री, बाय मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस, एंगल, E सेम ही आने वाला है। E के cos 30 वाले कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाने वाले, एड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस हमसे पूछी है कितनी मिल जाने वाली है, 2E cos 30 में E की वैल्यू K 4Q अपॉन डिस्टेंस D का स्क्वायर cos 30 √3/2। ये अपना आंसर आसान है। चलो ये तो आसान सही था। 57 के बाद 110, कोई और 110 है। ये पहले कर नहीं लिया हम लोगों ने, हो सकता किसी दूसरे बैच में बताया मैंने। 110 जो है ये 12 अप्रैल 2019 शिफ्ट 2। क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में है, लैंग्वेज रीड कर रहा हूं। लेट अ टोटल चार्ज 2q बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। स्फीयर है, रेडियस कैपिटल R, चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर, 2q, with a charge density given by rho is equal to kr। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज डेंसिटी तुम्हें रो किसके बता रखी है, kr, where r is the distance from the center। Two charges A and B of -q each are placed diametrically opposite points at equal distance A from the center। दोनों पे चार्ज कितना है, -q -q। If A and B do not experience any force, then A is equal to, चार ऑप्शन दे रखे हैं, A की वैल्यू बतानी है ताकि A और B पे कोई फोर्स ना लगे। चलो तो A और B दोनों कैसे हैं, -q और लाइक चार्जेस, रिपेलिंग चार्ज, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो मैं A वाले पे दिमाग लगाता हूं, तो A वाले को B वाला चार्ज क्या कर रहा होगा, रिपेल। और स्फीयर पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, नेगेटिव -q चार्ज को क्या करेगा अपने सेंटर की तरफ, अट्रैक्ट। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दे तभी इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 आएगी, तभी ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, इतनी सी बात है। तो इस पे नेट फोर्स 0 करवाने के लिए मुझे A के ऊपर B का फोर्स और A के ऊपर स्फीयर का फोर्स क्या करवाने, बैलेंस। तो फोर्स किस पे चेक कर रहे हैं हम, A पे, किसकी वजह से, B की वजह से और स्फीयर की वजह से, और दोनों क्या करवाने हैं मुझे, इक्वल। चलो B कितना लगाएगा A पे फोर्स, K Q अपॉन बीच में सेपरेशन 2A का स्क्वायर, इक्वल डिस्टेंस A फोर्स। ठीक है, मैं वो देख रहा था डिस्टेंस A और B के बीच का है या सेंटर से है, तो सेंटर से डिस्टेंस A है, तो बीच में सेपरेशन 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर। ये फोर्स तो आसानी से आ गई। स्फीयर की वजह से फोर्स निकालनी है, उसके लिए मुझे स्फीयर की वजह से A के पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए मैं क्या बनाने जा रहा हूं, सेंटर से A डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। ध्यान दो, दोनों -q चार्ज को भूल जाओ, खाली दिमाग किस पे लगाना है, स्फीयर पे। स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है, स्फीयर के लिए बना रहा हूं, स्फीयर के लिए गॉस थ्योरम लगा रहा हूं।
तो क्या आ जाएगा, E इंटू 4 पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन। क्यू इनसाइड चाहिए। अब ये क्यू इनसाइड ढूंढने के लिए क्या करूंगा मैं, अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सेंटर से x दूरी पे dx थिकनेस का एलिमेंट लेना पड़ेगा। सेंटर से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एलिमेंट ले लिया। यहां पे हमें चार्ज कितना मिलेगा इस छोटे से dx थिकनेस के हॉलो स्फीयर में, तो चार्ज डेंसिटी क्या मिलने वाली है, k x। सेंटर से x दूरी पे है तो k r में r को क्या डाल दिया मैंने, x डाल दिया। क्या बन गई डेंसिटी, k x। इस हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम 4 पाई x स्क्वायर इसका एरिया, थिकनेस इसकी dx, एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम, चार्ज पर नेट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, चार्ज आ गया। इंटीग्रेट करने जा रहा हूं फ्रॉम 0 टू r, किसके बराबर आएगा, 2q। टोटल चार्ज 2q, और इसी को मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से a, तो मेरे को क्या मिलेगा, q इनसाइड, जो मुझे गॉस थ्योरम के लिए चाहिए। पहले पढ़ रहा क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन में 2q चार्ज दे रखा है, पहले तो उस 2q की हेल्प लेनी पड़ेगी ना मुझे। उस 2q की हेल्प से मुझे क्या मिलने वाला है, k, और उस k को यूज करके फिर मैं क्या ढूंढने वाला हूं, q इनसाइड इन टर्म्स ऑफ 2q, 2q से रिलेट करते हुए कैपिटल Q के टर्म्स में तो तभी ले पाऊंगा ना जब k को एलिमिनेट करूंगा। चलो फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, क्या जाने वाला है, 2q 4 पाई k x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब dx का इंटीग्रेशन r क्यूब बाय 3। ऐसे इस इक्वेशन से q इनसाइड 4 पाई k, तो यहां भी बाहर इंटीग्रेशन x क्यूब dx का, सॉरी x की पावर 4/4 आएगा ना, बड़ा दिक्कत है। x क्यूब dx था ना, x स्क्वायर dx नहीं, x क्यूब dx था, तो इंटीग्रेट करने पे x की पावर 4/4 क्या आएगा ऊपर, r की पावर 4/4, और ऐसे आएगा यहाँ पे a की पावर 4/4, दोनों को डिवाइड, 4 पाई k से 4 पाई k गया, 4 से 4 गया, अपने पास क्या आ गया, q इनसाइड आ गया 2q इंटू a की पावर 4 अपॉन r की पावर, q इन कितना आ गया, 2q a की पावर 4 अपॉन r की पावर 4 से e आ जाएगा, और वो e यहां पे डाल के क्या लगाओगे फोर्स के लिए, F इज इक्वल टू क्यू, कर लोगे आगे वाली कैलकुलेशन। ठीक है, मेजर कैलकुलेशन कर दी है, इसके आगे वाली भी थोड़ी बहुत और है बट उतनी संभाल लोगे, दिमाग लगाने वाली कैलकुलेशन कर दी है, आगे मैथमेटिकल वाली है वो तुम संभाल लोगे। चैप्टर 1 में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले में कोई भी और कौन सा, 56 किताब सेम है ना अपनी, 56 9 जनवरी 2020 फर्स्ट शिफ्ट, ये नोट कर लिया सारा, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फोटो ले लेंगे, ठीक है ना। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 9 जन 2020 शिफ्ट 1, डायग्राम दे रखा है, पहले तो डायग्राम बना देता हूं, ये तो अभी होगा नहीं तुमसे यार, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दे दिए, मैग्नेटिक फील्ड तुमने पढ़ी नहीं है अभी तक, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी के लिए स्किप मारना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लेंगे उसके बाद ट्राई कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन है, ये क्रॉस फील्ड बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ लगा देते हैं, कभी पैरेलल कभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और उसमें फिर चार्ज पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करने को बोल देते हैं, तो ये क्लास में ही आ जाएगा डिस्कशन, उसके बाद तुम खुद ही कर लोगे इसको।
ठीक है ना, इसको स्किप मारते हैं। और कौन सा, इसके बाद 96, ये तुम्हारा जून 28 2022 असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट्स पढ़ देता हूँ। स्टेटमेंट 1, अ पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ नियर पॉइंट टू द चार्ज में इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। मैं बोल रहा है, सही बात है। पहले तो कौन से ईयर में आया हुआ है बताना, डेट क्या है इसके एग्जाम की? 28 जून 2022 शिफ्ट 1। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने कोई चार्ज लाके रख दिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज लाके रख दूंगा तो उसके आसपास वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? देखो राइट वाले पॉइंट पे देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पे पहले से थी, क्यू चार्ज के आने की वजह से उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। जबकि लेफ्ट में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पहले से थी, क्यू चार्ज आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू चार्ज से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे? डिक्रीज। तो कहीं पे इंक्रीज, कहीं पे डिक्रीज। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज लाकर रखोगे तो उसके आसपास वाले किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। विल इंक्रीज बोलता तो गड़बड़ जाती है, तो कहीं पे इंक्रीज हो रही है तो कहीं पे डिक्रीज भी। तो स्टेटमेंट 1 में मैं बोल रखा है तो इसलिए बच गए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, an electric dipole is placed in non-uniform electric field, the net electric force on the dipole will not be zero। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लाके रख दिया तो उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। ये कंफर्म तो नहीं कह सकता यार मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है कि जैसे जैसे तुम राइट में जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट है, जैसे जैसे राइट में जा रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। अब यहां पे मैंने डाइपोल रख दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट मान लो ये रही हमारी एक्स एक्स, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट x1, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट x2, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी के x2, फोर्स लग जाएगी q इंटू के x2, और माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स कितनी लग जाएगी? माइनस क्यू ई कितना हो जाएगा? के x1। x2 बड़ा है x1 छोटा है, तो q पे फोर्स ज्यादा है, माइनस क्यू पे कम है, नेट फोर्स नॉन जीरो। और इसी डाइपोल को मैं ऐसे रख दूं, अब एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के लिए सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दोनों के लिए सेम, इस पे जितना फोर्स क्यू ई लगेगा इस पे उतना ही माइनस क्यू ई, नेट फोर्स अभी भी जीरो बन तो सकती है। तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा कि नेट फोर्स डाइपोल पे जीरो आ रही है या नॉन जीरो। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किसी किसी केस में डाइपोल पे फोर्स जीरो हमें मिल सकती है, कंफर्म थोड़ी है कि नॉन जीरो ही मिलेगी। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गई हमारी? फॉल्स। स्टेटमेंट 1 क्या हो गई? करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन ही गुम हो गया मेरा तो, हाँ चाहिए रहा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, सी आंसर हो गया। ठीक है, और कौन सा? 106, ये आया हुआ है सितंबर 6 2020 शिफ्ट 2। चलो क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। Two identical electric dipoles having dipole moment P1 is equal to P I cap, P2 is equal to minus P I cap। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम P P बता रखा है, एंड आर हेल्ड ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम ईच अदर। When released, they move along x axis with the direction of their dipole moments remaining unchanged।
If the mass of each dipole is m, their speed when they are infinitely far apart is. तो क्या चल रहा है देखते हैं. ये एक्स एक्सिस, इस पर रख दे रहा हूं दो डाइपोल, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग. डाइपोल मोमेंट दोनों का सेम, और दोनों के बीच में दूरी कितनी बता रखी है, ए. चलो अभी दोनों एक रिलीज कर दिए, दोनों रिपेल करते करते एक दूसरे से इनफाइनाइट दूरी पे चले गए. उस समय इनकी हमें स्पीड बतानी है. चलो पहले तो ध्यान से देखो, यहाँ पे दो चार्जेस हैं, आर दूरी पे हैं, बाद में इन्फिनिटी पे चले गए, स्पीड बतानी है. इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं पास्ट में. क्या लगाते थे, दो क्यू चार्जेस हैं, आर सेपरेशन पे हैं, लाइक चार्जेस से पहले ज्यादा छोड़ दिए, इन्फिनिटी पे चले गए, स्पीड निकालो. क्या करने की इच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन. यहाँ पर भी एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की कोशिश करते हैं. पहले उसके लिए एनर्जी लिखनी पड़ेगी. एक डाइपोल की वजह से दूसरे डाइपोल की एनर्जी लिखें. चलो ये जो डाइपोल है लेफ्ट वाला, उसके वजह से राइट वाले की एनर्जी लिख देते हैं. लेफ्ट वाले की वजह से जितनी राइट की होगी, राइट वाले की वजह से म्यूचुअल एनर्जी है दो चार्जेस की, जैसे होती है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, वो आपस की एनर्जी लिखनी है. तो पी वाले डाइपोल के लिए, लेफ्ट वाले डाइपोल के लिए राइट वाला डाइपोल कहां पड़ा है, उसके एक्सिस पे, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kp बाय आर क्यूब. 2 kp बाय आर क्यूब. आर कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया हुआ तुम्हें मैंने, माइनस पी डॉट ई. क्या हो जाता था, माइनस पीई कॉस थीटा. तो माइनस डाइपोल मोमेंट कितना है इस राइट वाले डाइपोल का, पी. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई. डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 180, कॉस 180 माइनस 1. क्या बन गई एनर्जी, 2 k p स्क्वायर बाय ए. तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 2 k p स्क्वायर बाय ए क्यूब. दोनों की उस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0. दोनों डाइपोल रेस्ट पे थे, एक दूसरे को रिपेल करके दूसरे से कहां चले जाएंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पे जाके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, बंद. इंटरेक्शन एनर्जी 0 और उस समय काइनेटिक एनर्जी. दोनों डाइपोल का मास इक्वल है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से स्टार्टिंग मोमेंटम 0 प्लस 0 0, तो फाइनल भी क्या रहना चाहिए 0. एक में वेलोसिटी आई होगी v राइट की तरफ, तो एक में वेलोसिटी v आई होगी लेफ्ट की तरफ, ताकि मोमेंटम फाइनली mv माइनस mv क्या हो जाए 0. इंटरनल फोर्सेस के वजह से सिस्टम के मोमेंटम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. मोमेंटम सिस्टम का पहले 0 तो बाद में भी 0. तो एक में वेलोसिटी v राइट की तरफ, तो दूसरे में वेलोसिटी v आएगी लेफ्ट की तरफ, क्योंकि दोनों के मास कैसे हैं इक्वल. तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर. सॉल्व करके v आ जाएगा. मेन डाइपोल की आपस में एनर्जी कैसे लिखी वो देखो. आगे तो आसान है, आगे की कैलकुलेशन तो हमने सिमिलर वैसे भी करी हुई है. डाइपोल्स की एनर्जी में कैसे लिख गया, माइनस पी डॉट ई से, माइनस पी ई कॉस थीटा वाला फॉर्मूला से. वो तुम्हारे लिए ध्यान देने वाली चीज है. क्या फॉलो किया और बताओ. 108 ये आया हुआ है तुम्हारा 8 जनवरी 2020 शिफ्ट 1. स्टेटमेंट्स, कुछ कहानी सुना के स्टेटमेंट दे रखी है, वैसे पढ़ दूं क्या, मैं एक बार रीड करता हूं, हो सकता है क्वेश्चन बिना लिखने वाला हो. In finding the electric field using Gauss law, the formula E is equal to Q enclosed by epsilon naught A is applicable. In this formula, epsilon naught is permittivity of free space, A is area of the Gaussian surface, Q enclosed is the charge enclosed by Gaussian surface. This equation can be used in which of the following situation? Only when the Gaussian surface is an equipotential surface. B statement, only when the Gaussian surface is an equipotential surface and E is constant on the surface. C option, only when E is constant on the surface. D for any choice of Gaussian surface. D तो पक्का गलत है, नहीं भाई. हम गॉस थ्योरम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन कौन से ईयर में है बताना जरा, डेट
8 Jan शिफ्ट। गॉस थ्योरम क्या होती है? इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। में इंटीग्रल E डॉट ds कॉस थीटा में थीटा 0, ये जो एक्सप्रेशन लिख रहा है मैं उस एक्सप्रेशन तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली पहले तो मैं कॉस थीटा को गायब कर रहा हूं, थीटा को क्या डाल के 0, ताकि कॉस 0 क्या बन जाए 1। और उसके बाद E को मैं ले जाऊंगा इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रल ds क्या बन जाएगा? टोटल एरिया। एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? Q एनक्लोज्ड बाय A एप्सिलॉन नॉट। देखो इस एक्सप्रेशन तक पहुंचने के लिए जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया था, मुझे क्या काम करना पड़ा? एक तो मुझे कॉस थीटा को 1 बनवाना पड़ा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हर जगह क्या होने चाहिए? सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो तुम्हारा जो भी गॉसियन सरफेस हो उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलनी चाहिए? एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर के पैरेलल। और दूसरी बात क्या करा मैंने? ई को इंटीग्रेशन से बाहर निकाला, ताकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मान लिया मैंने? मैग्नीट्यूड सेम। तभी तो ई को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले जा पाऊंगा। तो जो मेरा गॉसियन सरफेस होना चाहिए उसकी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर होने चाहिए और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तभी ये फाइनल एक्सप्रेशन जो इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है बनेगा। ये तो गॉस थ्योरम से इस एक्सप्रेशन तक हम पहुंचने वाले नहीं है। तो कैसा होना चाहिए गॉसियन सरफेस? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर हो, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हो गया ना? क्या दिया हुआ? बी। क्लियर हुए दोनों पॉइंट? इक्विपोटेंशियल सरफेस के तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, उसके लिए गॉसियन सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए। और फिर ई को इंटीग्रेशन से बाहर ले जाने के लिए हर पॉइंट पे ई का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अरे बात समझ में आ गई?